हेलो इवन, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। ह्यूमन जेनेटिक्स, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है, इसका ये लास्ट सेगमेंट आता है ह्यूमन जेनेटिक्स। इसके अंदर हम जो ह्यूमन है उसकी जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर की हमने शुरुआत में बात की थी कि जो मेंडल है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे किस पे? पी प्लांट पे। जो मॉर्गन है, मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे ड्रोसोफिला पे। एक्चुअल में काफ़ी पहले से ही हमारा एम तो क्लियर था कि हमें समझना है ह्यूमन की जेनेटिक्स के बारे में, लेकिन क्योंकि जो ह्यूमन है डायरेक्ट उसके हम अंदर जो जेनेटिक्स है उसको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि कुछ अदर जो ऑर्गेनिज्म है पहले उन पे स्टडी की गई, जिससे कि हम समझ पाएँ कि जो जेनेटिक्स है उसका पैटर्न क्या होता है, जो इनहेरिटेंस है उसका पैटर्न क्या होता है। उसके बाद में फिर वो जो रूल्स हैं, वो जो पैटर्न है, उनको हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे? ह्यूमन बीइंग पे। ह्यूमन बीइंग के अंदर डायरेक्ट जेनेटिकल स्टडीज है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए मेंडल की बात करें, मेंडल ने पी प्लांट पे जिस तरह से क्रॉसेस को परफॉर्म किया था उस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रॉसेस करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मेंडल मान लीजिए हाइट को स्टडी कर रहे हैं। अब मेंडल ने क्या किया? टॉल प्लांट लिया, डोर्फ प्लांट लिया, उनको क्रॉस किया, फिर देखा कि हाँ भाई जो F1 जनरेशन है उसमें आते हैं सारे टॉल प्लांट। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो F2 जनरेशन है जो कि सेल्फिंग से बनती है, तो उसमें आते हैं 75% टॉल, 25% डॉर्फ। अब इस तरह से जो स्टडीज है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बीइंग के अंदर कंट्रोल्ड जेनेटिकल जो क्रॉसेज हैं ये पॉसिबल नहीं होते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए कोई पर्सन मिल गया जिसकी मान लीजिए हाइट टॉल है एंड कोई दूसरा पर्सन है हाइट उसकी डॉर्फ है, तो वहाँ पे कंट्रोल्ड जो जेनेटिकल क्रॉसेज हैं उनको कराना पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पे मतलब ह्यूमन बीइंग के केस में कई सारी जो अदर चीज़ें हैं वो भी हमें देखनी होती हैं। तो इस वजह से ह्यूमन के अंदर हम बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी तरह डायरेक्ट स्टडी है वो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर समझ सकते हो कि डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग किया कहाँ से? पहले तो कुछ सिंपल जो ऑर्गेनिज्म थे वहाँ से हमने चीज़ों को समझा, उसके बाद में उनको अप्लाई किया कहाँ पे? ह्यूमन बीइंग पे। इसके अलावा देखिए ह्यूमन के अंदर स्टडीज़ करना मतलब कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से डायरेक्ट हम यहाँ पे स्टडीज़ नहीं कर पाते हैं जेनेटिकल स्टडीज़ को। एक तो आप बोल सकते हो, एक तो ये केस हो गया कि जो कंट्रोल्ड क्रॉसेज है पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जैसे हमने बात की थी कि मेंडल ने सेलेक्ट किया था पी प्लांट को, क्योंकि पी प्लांट का जो लाइफ स्पेन है काफ़ी छोटा होता है, करीब 2 से 3 मंथ का। मॉर्गन ने लिया था किसको? ड्रोसोफिला को, उसका होता है करीब 2 वीक्स। तो अब इसमें आप समझ सकते हो क्योंकि इनका लाइफ स्पेन छोटा है तो नई जो जनरेशन है वो जल्दी आ जाएगी। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पेन है वो काफ़ी बड़ा होता है। ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्पेन है ये होता है करीब 70 to 80 ईयर्स का। तो लाइफ स्पेन बड़ा है, पहली बात तो ये। चलो लाइफ स्पेन नहीं, अगर हम बात करते हैं जनरेशन टाइम के बारे में। जो जनरेशन है, जैसे जनरेशन टाइम का मतलब ये हो गया कि जब किसी चाइल्ड का बर्थ होगा जब तक वो मैच्योर होता है। अब मैच्योरिटी जो है करीब आएगी 18-20 ईयर्स तक। तो करीब 18 to 20 ईयर्स का जो टाइम है वो हो जाएगा उसका क्या? एक तरह का जनरेशन टाइम। मतलब कोई पेरेंट है, उनमें मान लीजिए मीटिंग हुई, उससे चाइल्ड का बर्थ हुआ, चाइल्ड बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तो करीब 18 to 20 ईयर्स। तो अगर मान लीजिए ह्यूमन बीइंग के केस में अगर आपको F1 जनरेशन को ऑब्जर्व करना भी है तो करीब 18 से लेकर 20 साल तक का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। लेकिन जैसे पी प्लांट के केस में था, तो पी प्लांट के केस में तो 2-3 मंथ का उसका लाइफ स्पेन होता है। क्रॉस हुआ, क्रॉस के बाद में सीड बना, सीड जो है फिर वो ग्रो होता है और जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला जो ट्रेड है उसके अंदर ऑब्जर्व होता है, अपेयर होता है। तो आप समझ सकते हो कि जो ड्रोसोफिला है या जो पी प्लांट है इनके अंदर जो लाइफ स्पेन है कम था। लाइफ स्पेन जब कम होता है तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसको हम जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइफ स्पेन अगर काफ़ी ज़्यादा होगा तो उतना ही टाइम लगेगा। तो ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं है कि मतलब मान लीजिए कि मीटिंग हुई और जो चाइल्ड है, ऐसा तो है नहीं कि चाइल्ड मतलब उसका बर्थ होते ही पता चल जाएगा कि भाई मान लीजिए अगर टॉल को हमने डॉर्फ से क्रॉस कराया है, तो ऐसा नहीं है कि चाइल्ड को देखते ही पता चल जाएगा कि ये टॉल है या डॉर्फ है। ऑब्वियस सी बात है उसकी मेच्योरिटी तक हमें वेट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इसके अंदर किस पेरेंट के जो कैरेक्टर है या किस पेरेंट के जो ट्रेड है वो इनहेरिट हुए हैं, जिस कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्योंकि लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा है, कई सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनका जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी लेटर स्टेज में भी होता है। तो एक तो रीज़न ये होता है कि यहाँ पे एक तरह से वेटिंग पीरियड जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा कैरेक्टर को या ट्रेड को ऑब्जर्व करने का। जबकि पी प्लांट या जो ड्रोसोफिला है उनके अंदर ऐसा नहीं था, वहाँ पे हम जल्दी ही क्या कर सकते हैं, जो कैरेक्टर है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो रीज़न ये हो गया। इसके अलावा
ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, जनरली जो प्रोजेनी पैदा होती हैं, जो जिनका बर्थ होता है, तो जनरली एक जो प्रोजेनी है, एक जो चाइल्ड है, उसका बर्थ होता है। लेकिन जो पी प्लांट है, पी प्लांट के अंदर जब एक बार मतलब फर्टिलाइजेशन होता है तो कई सारे सीड बनते हैं, कई सारे सीड बनेंगे तो कई सारे नए प्लांट बनेंगे। तो सिंपल सी बात यह है, जेनेटिक्स के अंदर जितनी ज़्यादा प्रोजेनी होती हैं, जो हमारे रिजल्ट हैं, हमें जो भी अगर मान लीजिए अलग अलग टाइप के फिनोटाइप देखने हैं, अलग अलग टाइप का जीनोटाइप देखना, मतलब जो भी रेशियो आता है, वो रेशियो कब मिलता है, जब प्रोजेनी का नंबर काफ़ी ज़्यादा हो। अगर सिंगल प्रोजेनी ही मिलेगी तो वहाँ पे प्रॉपर जो जेनेटिकल स्टडीज़ है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मेंडल बता रहे हैं कि भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के अंदर किसी करेक्टर के लिए 3:1 का रेशियो मिलता है, तो ये पी प्लांट के केस में पॉसिबल है, या मान लीजिए ये ड्रोसोफिला के केस में भी पॉसिबल है। लेकिन ये सारे जो रिजल्ट हैं, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑब्टेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बीइंग के अंदर नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है, नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो कम होते हैं। मैक्सिमम केस में सिंगल चाइल्ड का ही बर्थ होता है। तो जितने कम चाइल्ड होंगे, जितनी कम प्रोजेनी होंगी, उतनी ही हमारे जो जेनेटिकल स्टडीज है वो क्या हो जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी। मैक्सिमम मतलब जो टाइप है, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो हम पता नहीं कर पाएंगे। एक ये रीज़न हो गया। इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग होते हैं मैक्सिमम कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस होते हैं। देखिए हम जो है हेटेरोजाइगस है मैक्सिमम कैरेक्टर के लिए। अब जैसे मेंडल ने मान लीजिए पी प्लांट को लिया, अब पी प्लांट भी मान लीजिए कोई पी प्लांट कई सारे कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है, लेकिन मेंडल ने तो उसके अंदर सेल्फिंग कराई और कई जनरेशन तक सेल्फिंग करा के उस प्लांट को हेटेरोजाइगस से क्या बना लिया, होमोजाइगस। मेंडल ने जो भी पेरेंट लिए थे पहले उनको क्या बनाया है, होमोजाइगस बनाया है सेल्फिंग करा के, उसके बाद में उनको यूज किया है क्रॉसेस में। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर इस तरह से मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम कि कोई हेटेरोजाइगस ह्यूमन बीइंग है तो उसको होमोजाइगस बना दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक ये भी दिक्कत आती है कि ह्यूमन बीइंग ज़्यादा कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है, इनको होमोजाइगस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी जो हमारे रिजल्ट हैं वो एकदम अलग अलग आएंगे। इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक तो सेल जो है, सेल काफ़ी छोटी है एंड क्रोमोसोम का जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारी हर एक सेल के अंदर। देखिए जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सिंगल सेट होता है, मतलब जो 23 क्रोमोसोम है, उस पे होते हैं करीब कितने 30,000 जीन। 30,000 जीन प्रेजेंट है कहाँ पे, 23 क्रोमोसोम पे। इसका मतलब क्या हो गया, जो 46 क्रोमोसोम है इन पर अगर हम देखते हैं तो डबल हो जाएंगे जीन, करीब हो जाएंगे कितने 60,000। तो भाई एक सेल के अंदर 60,000 जीन करीब प्रेजेंट है। जो भी डिप्लॉयड सेल है उसमें 60,000 जीन प्रेजेंट है। अब वो जो जीन है उनका जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी फंक्शनिंग होगी, तो मतलब सेल के लेवल पे भी उसको स्टडी कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि सेल मतलब सेल छोटी है, क्रोमोसोम बहुत सारे हैं, जीन बहुत सारे हैं। तो आप समझ सकते हो कि उसको स्टडी करना मतलब किसी पर्टिकुलर जीन के बारे में फाइंड आउट कर पाना है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक रीज़न यहाँ पे ये भी आता है। इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग है इनके अंदर जो क्वांटिटेटिव करेक्टर है ये कई सारे होते हैं। देखिए हमने डिस्कस किया था, एक होते हैं क्वालिटेटिव करेक्टर, दूसरे होते हैं क्या, क्वांटिटेटिव करेक्टर। एक्चुअल में मेंडल ने जिनको भी ऑब्जर्व किया था, जिनको भी स्टडी किया था, वो कौन से थे, क्वालिटेटिव करेक्टर। जो क्वांटिटेटिव करेक्टर है इनके जो रिजल्ट है वो थोड़े डिफरेंट आते हैं क्वालिटेटिव करेक्टर से। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर तो जो क्वांटिटेटिव करेक्टर है उसके अंदर भी आप समझ सकते हो कि जैसे कई बार क्या होता है कि एक एक जो करेक्टर है उसको मोर देन 50 जीन कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह के जो भी करेक्टर हैं जिनको इतने सारे जो जीन है वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनको स्टडी कर पाना भी क्या हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो ह्यूमन बीइंग के अंदर डायरेक्ट जो जेनेटिकल स्टडीज़ हैं ये पॉसिबल नहीं होती है। अब लेकिन स्टडी तो हमें करना ही था, तो हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास में होते हैं इनडायरेक्ट मेथड, उनको हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए। तो उनके बारे में देखेंगे। इनडायरेक्ट मेथड, कुछ हमारे पास में होते हैं इनडायरेक्ट मेथड जिसकी मदद से हम ह्यूमन बीइंग के अंदर जो जेनेटिक्स है इसको स्टडी करते हैं। एक तो होता है हमारे पास पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी को खैर हम आगे पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस भी करेंगे। देखिए पेडिग्री का मतलब क्या होता है, कोई भी जो फैमिली होती है। अब देखिए ह्यूमन बीइंग के अंदर लाइफ स्पेन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका एक फ़ायदा भी है। कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, आप बोल सकते हो कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो ऑन एन एवरेज 3 से लेकर 4 जो अपनी जनरेशन है उनको ऑब्जर्व कर लेता है।
तो हमारे पास क्या होता है, एक पूरा एक जो फैमिली चार्ट है वो मिल जाता है, एंड उस फैमिली चार्ट की वजह से हम कई सारे जो करेक्टर हैं या कई सारे जो जेनेटिक डिजीज है उनके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। भाई कोई चाइल्ड है, अब ज़्यादा कैसे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ जो चाइल्ड है उसने अपने जो ग्रैंडफादर है उनको देखा होगा, अपने जो फादर है उनको देखा होगा, उसकी खुद की जनरेशन हो जाएगी, उसके बाद में उस चाइल्ड का जब सन होगा उसको ऑब्जर्व करेगा, एंड उसके सन का जब सन होगा उसको भी ऑब्जर्व कर सकता है। तो आप भी बोल सकते हो कि कोई मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर जो जनरेशन होती है पैरेलल वे में कई सारी जो जनरेशन है वो एक साथ चलती हैं। मतलब ये प्लांट की तरह नहीं है कि प्लांट के अंदर क्या होगा कि मान लीजिए F1 जनरेशन आई, जब तक F1 जनरेशन आएगी तब तक क्या होगा, जो ओरिजिनल जो जनरेशन थी वो देखने को नहीं मिलेगी। फिर जब F2 जनरेशन आएगी तो उसके बाद में क्या होगा, जो पुराने वाली जनरेशन है वो देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एक बार में जनरली हमें एक जो जनरेशन है वही देखने को मिलती है अगर लाइफ स्पेन काफ़ी कम है तो। लेकिन ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पेन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका फ़ायदा ये है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कई सारी जो जनरेशन है वो हमें एक साथ देखने को मिलती है। तो हमारे पास में कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो एक तरह का जो फैमिली चार्ट है वो हमारे पास में होता है कि किस जनरेशन के अंदर कौन से वाले जो ट्रेड है वो प्रेजेंट, या कौन से करेक्टर, या मान ली कोई जेनेटिक डिजीज थी अगर, तो किस जनरेशन के अंदर वो जेनेटिक डिजीज है वो हमें देखने को मिलती है। तो हमारे पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और वहाँ से हम आइडिया लगाते हैं कि किस तरह से वो जो ट्रेड है, वो जो करेक्टर है उसका इनहेरिटेंस हुआ है। तो ये आता है पेडिग्री एनालिसिस के अंदर। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक तरह का एक फैमिली चार्ट होता है, एक फैमिली हिस्ट्री होती है, जिसके बेसिस पे हम जो कोई जेनेटिकल करेक्टर है, जो जेनेटिकल डिजीज है मान लीजिए, उसके बारे में आइडिया लगाते हैं, बस ये देख के कि हाँ कि किस तरह से वो ट्रांसफर होता है प्रोजेनी के अंदर या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। इसके अलावा एक टाइप आता है इसके अंदर पॉपुलेशन स्टडी। पॉपुलेशन स्टडी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जेनेटिक्स के अंदर जो कि हम पॉपुलेशन के लेवल पता करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल एलील के बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे हमने एग्जांपल लिया था उसके अंदर हमारा ABO ब्लड ग्रुप। तो जो हमारा आई जीन होता है, आई जीन के लिए 3 टाइप के एलील मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है IA, एक होता है कौन सा IB, और एक होता है कौन सा I0। अब ये जो 3 टाइप के एलील है ये हमें कैसे पता चलता है? तब पता चलता है जब हम क्या करते हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, या बोल सकते हो जो पूरी पॉपुलेशन है, एक आप बोल सकते हो एक पॉपुलेशन हम लेते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो आई जीन है जो कि ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके अंदर 3 एलील हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए हम किसी एक पर्सन को ही ऑब्जर्व करेंगे तो एक पर्सन के अंदर या तो एक टाइप का एलील मिलेगा या फिर 2 टाइप के एलील मिलेंगे। भाई होमोजाइगस से तो एक ही टाइप का मिलेगा, हेटेरोजाइगस से तो 2 ही टाइप के मिलेंगे। तो एक पर्सन के अंदर आप मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 टाइप के जो एलील हैं उनको पता कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी जीन के लिए अगर 3 एलील प्रेजेंट होते हैं तो उनको स्टडी करने के लिए क्या करना होगा, पॉपुलेशन के लेवल पे स्टडी करनी होगी। तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो जीन है इसके लिए 3 टाइप के जो एलील हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देखो होता है ये पॉपुलेशन स्टडी, इससे भी हमें जेनेटिक्स के अंदर कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा एक होता है इसमें कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग इसका मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स को अरेंज करना, इसको हम बोलते हैं क्या, कैरियोटाइप। तो जो हमारी सेल होती है, अब जो हमारी डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल के अंदर नॉर्मल केस में जो क्रोमोसोम है वो कितने मिलते हैं, 46। तो उसके बेसिस पे हम आइडिया लगा लेते हैं। या इवन मान लीजिए कई बार तो जैसे मान लीजिए चाइल्ड का जब बर्थ होने वाला है, इवन आप बर्थ से पहले भी उसके जो क्रोमोसोम नंबर है उसको पता कर सकते हैं, और ये पता कर सकते हैं कि कहीं उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। जैसे मान लीजिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो चाइल्ड है मान लीजिए उसकी जो सेल है उसकी सेल को निकाल लेते हैं। अब उसकी सेल के अंदर देखते हैं हम क्रोमोसोम का नंबर। अब क्रोमोसोम का नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पे, 46। लेकिन मान लीजिए आपने जब ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि जो 21st वाला पेयर था, 21st वाला पेयर में 2 नहीं बल्कि 3 क्रोमोसोम मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो केस है कौन सा हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। तो इस तरह से जो कैरियोटाइपिंग होती है, मतलब जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, क्रोमोसोम के नंबर को देख के कई सारी जो चीज़ें हैं उनका हम आइडिया लगा सकते हैं। मान लीजिए जो कैरियोटाइप है तैयार किया गया और उसमें देखा गया, अब हमें समझ में आ रहा है कि भाई जो उसमें जो प्रोजेनी है वो फीमेल है। अब फीमेल के अंदर जब सेक्स क्रोमोसोम को देखा गया
तो उसके पास में एक एक्स तो है, फीमेल के पास में मान लेते हैं एक एक्स तो है, लेकिन जो दूसरा एक्स है वो मिसिंग है। तो इवन बर्थ से पहले ही आइडिया लग जाएगा कि जो फीमेल है उसमें क्या है, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम है, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें फीमेल का डेवलपमेंट होता है, एंड जो इस तरह की फीमेल होती है उसके पास में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल सा होता है। इसमें जो सेल होती है, सेल को लेते हैं, एंड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम को मतलब क्रोमोसोम को एक तरह से सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। हम जो है ह्यूमन का पूरा जो कैरोटाइप है वो तैयार कर चुके हैं। कैरोटाइप के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उनको डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले रखते हैं किसको, फर्स्ट पेयर को। फर्स्ट पेयर जो होता है हमारा सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर, सेवंथ पेयर, इस तरह से रखा जाता है। जो फर्स्ट पेयर वाला क्रोमोसोम सबसे बड़ा होता है, सेकंड पेयर उससे छोटा होगा, थर्ड पेयर उससे छोटा होगा, फोर्थ पेयर उससे छोटा होगा, इस तरह से रखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड जो सेक्स क्रोमोसोम है इनको रखते हैं हम सबसे लास्ट में। अगर मेल है तो एक्स एंड वाई होगा, अगर फीमेल है तो दो एक्स होंगे। ये है नॉर्मल वाले केस की बात कर रहे हैं हम। अगर मान लीजिए कुछ भी एबनॉर्मलिटीज हैं तो हो सकता है कि कोई भी जो क्रोमोसोम है हमें ज़्यादा या कम मिल सकता है। तो इस तरह से जो कैरोटाइपिंग होती है, कैरोटाइपिंग से हम पता कर सकते हैं किसी प्रोजेनी के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, कि उसके अंदर जो कंडीशन है वो नॉर्मल है या नहीं है। इसके अलावा एक टाइप आता है हमारे पास में बायोकेमिकल स्टडीज। बायोकेमिकल स्टडीज, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं। जैसे बायोकेमिकल जो स्टडीज में हम क्या करते हैं, जो मान लीजिए सेल है ह्यूमन की, तो ह्यूमन की जो सेल है उसको कल्चर करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह का जो प्रोटीन है वो फॉर्म हुआ है। तो इसके बेसिस पे कुछ जो जेनेटिकल चीज़ें हैं उनके बारे में पता करते हैं। तो ये आपका कुछ टाइप हो जाएंगे। ये सारे जो मेथड है ये कैसे हैं, इनडायरेक्ट मेथड है। यहाँ पे कोई ह्यूमन का कोई जेनेटिकल क्रॉस नहीं हो रहा, सारे इनडायरेक्ट मेथड है जेनेटिक्स को स्टडी करने के। पेडिग्री एनालिसिस, पॉपुलेशन स्टडी, कैरोटाइपिंग एंड बायोकेमिकल स्टडीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा कौन सा, पेडिग्री एनालिसिस। इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सिंबल्स के बारे में। पेडिग्री के अंदर कई अलग अलग टाइप के सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उनके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सिंबल्स, यार मान लीजिए आपको सिंबल दिया हुआ है इस तरह से, नॉर्मल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये होता है नॉर्मल मेल या अनअफेक्टेड मेल। नॉर्मल मेल या अनअफेक्टेड मेल। अगर आपको दिया हुआ है इसमें सर्कल, अगर सर्कल दिया हुआ है तो ये हो जाएगी क्या, नॉर्मल फीमेल या अनअफेक्टेड फीमेल। नॉर्मल फीमेल या अनअफेक्टेड फीमेल। अगर मान लीजिए इनको हम फिल कर देते हैं, मतलब जैसे ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब तो क्या हो गया, मेल। अब इसको इस तरह से फिल कर रखा है या इसको थोड़ा डार्क कर रखा है इस तरह से, ये इसको पूरा अगर इसको फिल कर देते हैं हम स्क्वायर को, तो यहाँ पे जो मेल है ये हो जाएगा कैसा, अफेक्टेड। ये जो मेल है यहाँ पे ये हो जाता है कैसा, अफेक्टेड। ये हो जाएगा अफेक्टेड मेल। ऐसे ही जो सर्कल है इसको भी अगर हम फिल कर देते हैं तो जो फीमेल है वो कैसी हो जाएगी, अफेक्टेड। ये सर्कल, सर्कल को अगर मान लीजिए आप इस तरह से फिल कर देते हैं तो यहाँ पे जो फीमेल है ये फीमेल भी कैसी हो जाती है, अफेक्टेड। ये हो जाएगी अफेक्टेड फीमेल। अफेक्टेड फीमेल। इसके अलावा
इसमें देखिए एक सिंबल आता है ये, और अगर ये आपको इस तरह से दिया हुआ है, अब वैसे ये एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं दिया हुआ, लेकिन कई बार इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह का सिंबल दिया है तो इसका मतलब होता है ये होती है कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल, और ये होती है कैरियर किसके लिए? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के लिए, फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। जैसे मान लीजिए हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो मान लीजिए जो फीमेल है, फीमेल के 2 एक्स में से केवल जो एक एक्स है उस पे वो जीन प्रेजेंट है, मतलब 2 एक्स में से एक एक्स पे है कलर ब्लाइंडनेस का जीन, दूसरा वाला जो एक्स है उस पे नॉर्मल जीन प्रेजेंट है। क्या 2 में से एक जो एक्स है उस पे प्रेजेंट है हीमोफीलिया का जीन, दूसरा वाला जो एक्स है उस पे नॉर्मल जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो फीमेल है वो क्या आती है? कैरियर। तो उसके लिए इस तरह से जो सिंबल है वो हम यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स लिंक रिसेसिव, देखिए ऑब्वियस सी बात है कैरियर जो है केवल फीमेल ही होती है एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज के लिए। जो मेल है, मेल कभी कैरियर नहीं होता है फॉर एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, क्योंकि जो मेल है या तो मेल नॉर्मल होगा या फिर मेल कैसा होगा? अफेक्टेड होगा, क्योंकि मेल के पास में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अगर उस एक्स पे, उस सिंगल एक्स पे अगर नॉर्मल जीन प्रेजेंट है तो मेल कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। अगर उस सिंगल एक्स पे अफेक्टेड वाला जीन प्रेजेंट है, मतलब जो म्यूटेशन से बना है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन है या हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है उस सिंगल एक्स पे, तो जो पर्सन है, जो मेल है, वो क्या हो जाएगा? अफेक्टेड। तो ये कुछ सिंबल हो गए। इनके बाद में अगर मान लीजिए आपको इस तरह से दिया हुआ है मेल एंड फीमेल, तो ये है मैरिज या मैटिंग, मैरिज या मैटिंग। मेल फीमेल सिंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कनेक्टेड है, मैरिज या मैटिंग। अगर मान लीजिए यहाँ पे डबल लाइन बना देते हैं, तो ये हो जाता है कंसेंग्विनस, कंसेंग्विनस मैरिज या मैटिंग। कंसेंग्विनस मैरिज या मैटिंग, इसका मतलब होता है एक्चुअल में मैरिज या मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। मैटिंग या मैरिज बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल मतलब होता क्या है? मान लीजिए कोई एक फैमिली है, फैमिली के मेंबर, या बोल सकते हो काफ़ी सिमिलर टाइप के जो जीनोटाइप जिनके अंदर प्रेजेंट है, उस तरह के जो मेंबर्स हैं उनकी मैरिज या मैटिंग होती है। रिलेटिव्स में अगर मैरिज या मैटिंग होती है तो उसको हम क्या बोल देंगे? कंसेंगुइनस मैरिज या मैटिंग। ध्यान रखना आपको, कई बार ये सिंबल पूछा जा चुका है। देखिए पेडिग्री के अंदर मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो क्या होता है कि आपको सिंबल पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया है, फिर पूछा गया कि भाई ये जो सिंबल है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो आपको बताना होगा कंसेंगुइनस मैरिज या मैटिंग। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको पेडिग्री दी होती है, फिर पूछा जाता है कि किस तरह की जो डिजीज है उसको ये शो करती है पेडिग्री। ठीक है, तो पहले जो भी सिंबल है वो आपको याद रखना है। तो इसमें ये हो गया, सिंगल लाइन है तो मतलब नॉर्मल मैरिज या मैटिंग, डबल लाइन है तो कंसेंगुइनस मैरिज या मैटिंग। इसके बाद में मान लीजिए आपको इस तरह से सिंबल दिया हुआ है, ये एक रोम्बस से बना हुआ है, ये इसका मतलब होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स अनस्पेसिफाइड। मतलब यहाँ पे जो सेक्स है वो उतना क्लियर नहीं है। देखिए होता क्या है, कई बार कुछ एबनॉर्मल कंडीशन भी होती हैं, मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर आते हैं, फीमेल के अंदर मेल वाले कैरेक्टर आ जाते हैं, तो प्रॉपर बता नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में वो जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल है। उसके लिए इस तरह से जो रोम्बस शेप्ड मतलब सिंबल है इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब देखिए बिल्कुल ये जो सिंबल है, अगर इसमें आप लिख देते हैं कोई नंबर, ये जो था ये रोम्बस आपने बनाया है इस तरह से, ये
और इसमें आपने लिख दिया कोई नंबर, मान लीजिए आपने लिख दिया क्या 5। अब इसका जो मीनिंग है ये एकदम चेंज हो जाता है। केवल इस तरह से सिंबल, केवल इस तरह से ये रोम्बस से बना हुआ है तो इसका मतलब तो क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड। लेकिन अगर इसमें कुछ नंबर लिख दिया, अब इसका मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग होता है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। अब नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। भाई दो तरीके हैं, एक तो हम ये क्या कर सकते हैं, जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है उनको, मतलब 5 जो ऑफस्प्रिंग है आप बना सकते हैं कि हाँ भाई नॉर्मल है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने इस तरह से रोम्बस शेप बनाया, उसमें लिख दिया क्या 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनकी जो 5 ऑफस्प्रिंग थी वो सारी ऑफस्प्रिंग कैसी थी, नॉर्मल थी। तो एक तरह का शॉर्टकट मेथड हो जाता है यहाँ पे प्रोजेनी को ये इसको डिनोट करने का। ठीक है, ये हो गया इसमें। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम जो वैसे सिंबल है ये तो हो चुके हैं। इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है ये तो है मेल, ये फीमेल, इनकी मैरिज या मेटिंग हुई, ये तो हुई फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद में बना लेते हैं मान लीजिए सेकंड जनरेशन। तो इसमें ये है फीमेल, ये है मेल एंड ये भी मेल। ये तो जाएगी क्या फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन है, ये पेरेंट है। इसके बाद में ये हमने क्या बनाई है, सेकंड जनरेशन। देखिए जो सेकंड जनरेशन है उसमें भी हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। सेकंड जनरेशन के अंदर जो फर्स्ट प्रोजेनी, अगर आपसे पूछा जाएगा भाई सेकंड जनरेशन के अंदर फर्स्ट प्रोजेनी कौन सी है, तो आप बोलेंगे क्या, फीमेल है। सेकंड जनरेशन के अंदर सेकंड प्रोजेनी क्या है, मेल है। सेकंड जनरेशन के अंदर थर्ड प्रोजेनी कौन सी है, ये भी मेल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रोजेनी होती हैं इनको हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जो फर्स्ट प्रोजेनी है उसको लिखेंगे सबसे लेफ्ट में, सेकंड जो प्रोजेनी है वो उसके राइट में आएगी, जो थर्ड प्रोजेनी है वो उसके राइट में आएगी। तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट जो है प्रोजेनी को लिखा जाता है एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो ये हो गया हमारे सारे सिंबल्स पेडिग्री के अंदर जो यूज होने हैं। मेनली देखिए अगर जो पेडिग्री जो हम बनाते हैं, जो सॉल्व करते हैं, उसके अंदर जो सिंबल यूज होते हैं, एक तो दो तो ये हो गए एंड दो ये हो गए। ज़्यादातर केस में जो 4 सिंबल हैं, ये 4 सिंबल आपको पेडिग्री के अंदर दिए होते हैं जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था। ज़्यादातर केस में, हाँ कभी कभार ये वाला जो सिंबल है ये भी दिया गया है, मैक्सिमम केस में लेकिन आपको ये 4 मिलेंगे। इसके अलावा मतलब जब पेडिग्री आपको सॉल्व करनी होगी, या अगर मान लीजिए आपसे डायरेक्ट अगर पूछा जाता है कि भाई जो सिंबल है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो उस केस में तो फिर आपसे जैसे ये वाला जो है ये भी पूछा गया है, ये भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है जो सिंबल है वो आपको याद होने जरूरी है। तो सिंबल्स के बाद में अब हम देखेंगे कि जो पेडिग्री है उसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए पेडिग्री के अंदर कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। पेडिग्री का आप ऐसा समझ सकते हो कि चैप्टर के अंदर आपने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अप्लाई होती हैं एक साथ। आपको मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है उसका जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में पता है या नहीं है, वो आपको आना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, हीमोफीलिया के बारे में, इन पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो जो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है उनका जो इनहेरिटेंस है वो किस तरह से होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कई सारे जो कंसेप्ट है वो एक साथ यूज होते हैं, उसके बेसिस पे जो पेडिग्री है उसका आप सॉल्व कर पाते हैं। अच्छा पेडिग्री के अंदर लेकिन एक सिस्टमेटिक एक मैनर होता है जिसके बेसिस पे हम जो पेडिग्री है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो जो सिस्टम है, मतलब वो जो सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस में आपको जो पेडिग्री है उसको सॉल्व करना है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि भाई मान लीजिए जनरली आप कोई भी जो डिजीज़ है, जो जेनेटिकल डिजीज़ है, उसका जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में पता करना चाहते हैं। अब सिंपल सी बात ये है कि जो जीन है, मतलब जो कि उस डिजीज़ को कॉज करता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो जीन है उसकी लोकेशन क्या है। भाई जो जीन है वो कहाँ हो सकता है, जीन या तो होगा न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर भी दो केस हो सकते हैं, या तो वो न्यूक्लियस के अंदर होगा कहाँ पे, ऑटोसोम पे, या वो न्यूक्लियस के अंदर होगा कहाँ पे, सेक्स क्रोमोसोम पे। दो केस तो ये हो गए। इसके अलावा जो जीन है वो हो सकता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो ये 3 तरह के केस हो सकते हैं कि जीन कहाँ प्रेजेंट है, या तो वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में ऑटोसोम्स पे, या जीन प्रेजेंट है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर ही लेकिन कहाँ पे, सेक्स क्रोमोसोम पे, या फिर जो जीन प्रेजेंट है वो कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में है। इनके अलावा जीन और कहीं पे नहीं होगा। तो आपको ये आइडिया लगाना, क्योंकि तीनों केस में भाई चाहे ऑटोसोम हो, चाहे सेक्स क्रोमोसोम हो, चाहे साइटोप्लाज्म हो, जीन जहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे उसकी लोकेशन है, वो लोकेशन एक्चुअल में डिसाइड करती है कि किस तरह का जो पैटर्न है,
किस तरह के पैटर्न को वो जीन फॉलो करेगा, तो आपको उसके बारे में पता होना जरूरी है। तो एक प्रॉपर जो सीक्वेंस है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए जो पेडिग्री है, मेथड टू स्टडी पेडिग्री, पेडिग्री के अंदर देखिए क्या क्या केस हो सकते हैं। जो सारे पॉसिबल केस है तो उनका हम देख लेते हैं। भाई जो जीन है, जीन हो सकता है कि ऑटोसोम पे प्रेजेंट हो। जीन कहाँ प्रेजेंट हो, ऑटोसोम पे प्रेजेंट हो, यानी कि ऑटोसोमल हो। अब जब जीन मान लीजिए ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, दो टाइप का हो सकता है। या जो जीन है वो हो सकता है कि डोमिनेंट होगा, या फिर जो जीन है वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा। आपको इसकी ध्यान रखनी है। कोई जो डिजीज है, भाई जेनेटिक जो डिजीज है मैक्सिमम केस में तो खैर वो रिसेसिव ही होती है, क्योंकि जो ओरिजिनल वाला जीन होता है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म करता है। ओरिजिनल वाले के अंदर होता है म्यूटेशन, उसकी वजह से बन जाता है क्या, रिसेसिव अलील। और जो रिसेसिव अलील है उसकी वजह से डिजीज होती है ज़्यादातर केस में। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी भी हैं, कुछ जेनेटिक डिजीज ऐसी भी हैं जो कि होती है किससे, डोमिनेंट अलील की वजह से। आपको लेकिन एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी होगी कि अगर मान लीजिए जो डिजीज है वो होती है किससे, डोमिनेंट अलील से। मतलब डिजीज कैसी है, डोमिनेंट है। इसका मतलब ये है कि जो डिजीज है वो होती है डोमिनेंट अलील से। इसका मतलब ये भी है कि उसका जो रिसेसिव अलील है वो फिर सही होगा। मतलब जो रिसेसिव अलील है वो नॉर्मल जो प्रोजेनी है उसको प्रोड्यूस करेगा। अगर मान लीजिए जो डिजीज है वो कैसी है, रिसेसिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिसेसिव अलील है वो डिजीज को कॉज करता है। इसका मतलब उस अलील का, मतलब उसका जो डोमिनेंट वाला अलील होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। भाई सिंपल सी बात ये है कि जो डिजीज है या तो रिसेसिव से होगी या फिर डोमिनेंट से होगी, या तो रिसेसिव अलील से या फिर डोमिनेंट अलील से। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों टाइम, मतलब किसी एक डिजीज के केस में, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के केस में ऐसा नहीं होगा कि दोनों टाइप के जो अलील है वो डिजीज को कॉज करेंगे। अगर रिसेसिव वाला जो अलील है वो डिजीज कॉज करेगा तो जो डोमिनेंट वाला अलील है वो नॉर्मल टाइप की जो प्रोजेनी उसको प्रोड्यूस करेगा। अगर मान लीजिए किसी डिजीज के केस में जो डोमिनेंट वाला अलील है वो अगर डिजीज को कॉज करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो उसका रिसेसिव वाला अलील है वो नॉर्मल प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं कि जो जीन है वो कहाँ पर है, ऑटोसोम पे है। अब ऑटोसोम पे जो जीन है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो होगा डोमिनेंट या फिर कैसा होगा, रिसेसिव। यहाँ पे आते हैं दो केस, डोमिनेंट या रिसेसिव। डोमिनेंट या रिसेसिव, एक तो केस ये आता है। दूसरा आता है कि हो सकता है कि भाई जो जीन है वो प्रेजेंट हो कहाँ पे, सेक्स क्रोमोसोम पे। जीन प्रेजेंट है कहाँ पे, सेक्स क्रोमोसोम पे। अब जो सेक्स क्रोमोसोम में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्स क्रोमोसोम, दूसरा कौन सा होता है, वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम, दूसरा होता है क्या, वाई क्रोमोसोम। अगर जो जीन है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, एक्स क्रोमोसोम पे, तो यहाँ भी हो जाएंगे इसके दो टाइप कि या तो वो होगा डोमिनेंट, मतलब जो डोमिनेंट अलील है उसकी वजह से डिजीज होगी, या फिर जो रिसेसिव अलील है उसकी वजह से डिजीज होगी। तो एक्स क्रोमोसोम के केस में भी क्या होगा, डोमिनेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। अच्छा वाई क्रोमोसोम, अगर वाई क्रोमोसोम पे उसका जीन प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम के केस में डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं होता, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। वो तो अगर वाई पे है तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा। भाई डोमिनेंट या रिसेसिव पता चलते हैं जब वो दो अलील प्रेजेंट हो, मतलब उसकी दो फॉर्म जब प्रेजेंट होती है तब हम पता कर पाते हैं कि हाँ जो हेटेरोजाइगस में अपेयर हो रहा है उसको हम बोल देंगे डोमिनेंट, और जो केवल होमोजाइगस में ही अपेयर होगा उसको हम क्या बोल देंगे, रिसेसिव। लेकिन जो वाई क्रोमोसोम है, वाई तो एक ही होता है, मेल के पास में होता है वाई, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो वाई क्रोमोसोम है वो तो एक ही होता है, तो वाई क्रोमोसोम पे अब तो जो भी जीन होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। तो वाई क्रोमोसोम पे अगर वो जीन है तो यहाँ पे कुछ डोमिनेंट रिसेसिव नहीं होता है वाई क्रोमोसोम। और लास्ट केस क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्म, कि जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट हो, साइटोप्लाज्म में। इसको हम बोल देते हैं क्या, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो आप देख सकते हैं सारे जो पॉसिबल केसेस हैं वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 केसेस यहाँ पे आपको मिलते हैं।
6 केसेस। फर्स्ट क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। फर्स्ट केस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेकंड केस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। दो हो गए, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। थर्ड आता है सेक्स क्रोमोसोम में कौन सा? एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट या फिर एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव। आप ये बोल सकते हो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। कितने हो गए? 4 हो गए। फर्स्ट क्या था? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल, फिर सेकंड ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। एक हो जाएगा कौन सा? वाई लिंक्ड। और लास्ट हो जाएगा कौन सा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो आते हैं टोटल 6 टाइप के। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, वाई लिंक्ड, उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। टोटल होते हैं ये 6 टाइप के। वैसे भी आपको खैर क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दिए होते हैं तो 4 ही होते हैं, तो आपको तो केवल जो 4 ऑप्शन है उन्हीं में से पता करना होता है। इसके अलावा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप पेडिग्री को सॉल्व करेंगे। देखिए पेडिग्री के अंदर हम मतलब ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होगा कि आपने पेडिग्री को देख के आप डायरेक्ट बस बता देंगे कि हाँ ये वाली पेडिग्री होगी। जो 4 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन रूल। मतलब जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपको एक एक जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना होगा, और उसका आपके पास में कोई सॉलिड वजह होनी चाहिए कि भाई मतलब आपने ये बता दिया। जैसे आप कोई जरूरी नहीं कि आप ये बता पाए कि इसके अंदर ये वाला केस है। आप अगर ये बता देते हैं कि हाँ ये वाला केस तो नहीं है, मतलब कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट तो नहीं है, तो आपके पास में अगर कोई सॉलिड रीजन है कि हाँ ये ऑटोसोमल डोमिनेंट तो नहीं है, तो वो जो भी ऑप्शन है उनको आप क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन रूल है वो आपको लगाना है। तो जो भी आपके पास में आंसर बचता है उसके बेसिस पे जो पेडिग्री है उसका जो आंसर है आप फाइंड आउट कर पाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पे बता पाना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। एक प्रॉपर एक सीक्वेंस होती है कि किस तरह से उसको चेक करना है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें, किस तरह से जो पैटर्न है इसको हमें फॉलो करना होता है। टोटल यहाँ पे 6 टाइप के होते हैं इनहेरिटेंस। तो जो पेडिग्री दी होती है उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना होगा। आपको जो भी यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं, पहले तो आपको जो सिंबल्स हैं वो याद होने चाहिए। मेनली आपको बताऊँ, मैं पेडिग्री को स्टडी करते समय जो आपको पेडिग्री आप देखेंगे तो ये 4 टाइप के जो सिंबल है वो आपको दिए होंगे। इनके बारे में बताओ। हाँ ये वाले लेकिन जो सिंबल है ये पूछे जाते हैं जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर पेडिग्री के अंदर कोई डिजीज बतानी होती है, कोई इनहेरिटेंस बताना होता है, तो वहाँ पर ये 4 सिंबल मेनली दिए होते हैं। कभी कभार ये भी आया है खैर जो 5th नंबर पे है। और उसके बाद में ये टोटल 6 टाइप के जो इनहेरिटेंस है वो यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको आज के लिए तो हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो भी पेडिग्री है उसको हम लेंगे एग्जाम्पल के साथ, और किस तरह सॉल्व करना है ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।